बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आज खारिज कर दी है, जबकि अमरीकी डॉलर आज 326 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, सोचती हूँ कि इस ओहदे को क्यों कबूल किया। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन आज डॉलर भी हमने देखा 326 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। क्या कोई रिलीफ दे सकेंगे निगरान वज़ीर आज़म ये से तब? अच्छा, ये जो बयान है इसको हम कल इस पर हमने बात कर ली थी कि बिल्कुल उनके पास कोई प्लान नहीं है, और ये बात उन्होंने जो सेनेटर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें बात कर दी थी। उसके बाद रात गए जो है फिर उनका एक वजाहती बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत अंदाज में बयान तोड़ मरोड़ के बताया गया है और उनका मकसद कुछ और था जी। तो लेकिन ये जो बयान है इसकी जो धमक और इसका जो मलबा और इसका जो नुकसान है वो इस कदर शदीद तर था आज कि आज स्टॉक मार्केट तकरीबन क्रैश हो गई, और उसमें बयान ये हो रहा है कि 2100 अरब रुपया डूब गया। 2100 अरब। और उसके साथ ही जो 3 हफ्ते इस निगरान हुकूमत के हैं, इन 3 हफ्तों में ओपन मार्केट में कोई 32 से 34 रुपया डॉलर महंगा हो गया, रुपए की कदर गिर गई है। और आज 326, कहीं 340 रुपये का भी नहीं था, कहीं 326 बयान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन डॉलर मार्केट से गायब हो गए हैं क्योंकि कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और उसके नतीजे में ये सारा जो भी कुछ है ये हमने डॉलर्स में IPPs को पे करना है, IMF मुल्क पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें जो है वो अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा ये हम नहीं जानते। और ये सरमाया यानी कर्ज़े भी बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, और कर्ज़े जो हैं वो भी अरबों रुपए में बढ़ गए हैं पिछले चंद दिनों के दौरान। आज रात को शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा बढ़ा दी जाएँ। ये वजारत ख़जाना से मैंने कुछ देर पहले पूछा, मैंने कहा अभी तक ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा शायद रात को कर दें। अभी तक फैसला नहीं किया लेकिन शायद आज करें। और कल जो है वो शटर डाउन और जो मुख्तलिफ मुजाहरे बिजली के बिलों पे वो अपनी शिद्दत पकड़ने जा रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, ये वो मामला है जो कि जब परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली तोड़ी थी जनवरी में, और उसके चंद रोज़ बाद ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी गई थी। और उसके बाद ये हुआ था कि ये तनाज़ा खड़ा हुआ था, ये इशू खड़ा हो गया था कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। ये बात जो है ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं असम्बलियाँ इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि उस वक्त की हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो पहले ये असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ते, ये असम्बलियाँ तोड़ें। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, और वो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद जो है वो ये हुआ कि निगरान हुकूमतें आ गईं तो फिर ये मामला जो है ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ये वही केस था जिस केस में पहले जो है वो 9 जजेस और फिर 5 जजेस, और फिर जिस पे तनाज़ा चलता रहा कि ये 4-3 का फैसला है कि 3-2 का फैसला है, और ये सारा। लेकिन आखिर में फिर ये हुआ कि इसको ये 4 अप्रैल को इसका फ़ैसला आ गया। 4 अप्रैल को फ़ैसला आ गया, और 4 अप्रैल का फ़ैसला ग़ालिबन ये था कि 14 मई को इलेक्शन होगा। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन और उस वक्त जो PDM की हुकूमत थी वो बज़िद थी कि जी 8 अक्टूबर तक करवाएंगे, और उसकी वजूहात वो ये बयान कर रहे थे जो उस वक्त PDM की हुकूमत ने की तरफ से बयान हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई और हुकूमत की तरफ से जो नुक्ता नज़र, आपको याद होगा कि असम्बली में भी बहुत शदीद जो है वो जज साहिबान, मुख्तलिफ जज साहिबान के बारे में बात होती रही और ये सारा होता।
लेकिन यह है कि ये मामला जो है फिर उन्होंने 4 अप्रैल को कहा कि आप इसको 14 मई को ही करवाएंगे इलेक्शन। लेकिन फिर ये हुआ कि 14 मई से चंद रोज़ पहले यानी 3 मई को इन्होंने नज़रसानी की अपील कर दी। उसके बाद 9 मई हो गया और 9 मई का जो साने है वो पेश आया और उसके नतीजे में मुल्क की सियासत मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई। वो मामला जो है वो अपनी जगह चलता रहा और नज़रसानी की अपील के ऊपर मुख्तलिफ फ़ैसले हुए और मुख्तलिफ बातें सामने आती रहीं। तो आज जो है वो उन्होंने नज़रसानी की अपील को ख़ारिज कर दिया। जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है वो उसको डिसमिस करके उठे और अभी तफसीली फ़ैसला आना है और इस बात के कभी इम्कानात, ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या है। लेकिन यह है कि इसमें तौहीन लगने जा रही है। मुख्तलिफ वकला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें तौहीन, अगर तौहीन नहीं लगेगी तो तहरीक इंसाफ जा रही है इसमें कि तौहीन अदालत ने जब फैसला दे दिया था कि 14 मई को करवाए जाएं, नहीं हुए, लेकिन तौहीन अदालत हुई और 90 दिन में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। और साथ ही अदालत की तरफ से ये वाज़ेह किया गया इलेक्शन कमीशन को और बहुत सख्त आज जो हैं वो अदालत ने मतलब बार बार उन्होंने कहा कि आपको बार बार हम बताएंगे कि आइन की जो तशरीह है वो मतलब उसका लुबे लुबाब ये था रिमार्क्स का, मैं उस वो नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि कोई हर शख्स अपनी तशरीह करता फिरेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि वो आइन की तशरीह करे। और ये बात जहन में रखें कि जो ये पहले अपील और ये पहले का अदालत का फ़ैसला है, ये अदालत का पहले का फ़ैसला है। ये जो मरदमशुमारी और बाकी मामलात ये बाद में हुए, तो ये अदालत पहले कह चुकी थी, ये फ़ैसला कर चुकी थी और फिर उसके बाद 90 दिन के ऊपर अदालत जो है वो उसने कहा कि 90 दिन में करवाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर अचानक जो है वो एहसास हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, वहाँ से भी बात आनी शुरू हो गई कि जी 90 दिन में ही होगा, 90 दिन में ही होगा। और इस बात मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मुझे नहीं पता ये होता है नहीं होता, लेकिन ये है कि वो अब शायद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सदर से मुशावरत करे या सदर खुद ऐलान कर दें, ये इस तरह के भी इम्कानात हैं। मतलब एक बड़ा आइनी बहरान इस वक्त पैदा हो गया। आइनी बहरान असल में नहीं है, इलेक्शंस को अपने वक्त पे ही होना चाहिए था। सवाल ये है कि इसमें तौहीन किस पे लगने जा रही है, तौहीन अदालत किस, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रही है और साथ ही वकला जो हैं वो अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अगले एक हफ़्ते में जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ताजिर और मुख्तलिफ जो अवाम हैं वो बिजली के बिलों के साथ और मतलब तमाम हर जो मकतब फ़िक्र है, हर तबका है अवाम का, वो सड़कों पे निकल रहा है। महंगाई और गैस और बिजली और आज जो पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है और हुकूमत कह रही है कि हमारे पास कोई रिलीफ देने का तरीका ही नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहे कि मुफ्त बिजली को हम ख़त्म करेंगे, जो लोग मुफ्त बिजली, वो ये भी नहीं कह रहे कि IBBs के साथ हम जो है उनको पैसे नहीं देंगे, वो ये भी मतलब कुछ भी नहीं है असल में। और शमशाद अख्तर साहिबा इंतहाई काबिल एहतराम है। देखें शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान की पहली खातून है जो स्टेट बैंक की गवर्नर रही और बहुत उनका इज़्ज़त और एहतराम से उनको हर जगह देखा जाता है। लेकिन ये है कि ये जो मैंने कल भी बात की थी कि ये कैसे मुमकिन है कि इन शख्सियात को पता ही ना हो कि पाकिस्तान की मईशत में क्या है और ये अचानक कहीं भाई ये फिर क्या करते हैं, ये कहाँ होते हैं ये लोग। मतलब हफीज़ शेख साहब जो हैं, मतलब है कि इस तमाम अरसे में अगर कभी कहीं ना कहीं वो आएंगे, दोबारा आ जाएंगे नज़र, इस बात के इम्कानात हैं। जो आएंगे तो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या होता है, ये पाकिस्तान की मईशत में क्या होता है। और मैंने एक अलामत के तौर पर उनका नाम लिया, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ये शौकत तरीन साहब आएंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान में इतनी महंगाई तो वैसे, तो मतलब फिर वो कहाँ बैठ के क्या करते रहे इस तमाम अरसे में। या वो ये है कि ये सारे लोग अपने अपने शौकत तरीन साहब तो नहीं है, लेकिन गालिबन बाकी जो शख्सियात हैं जो कि अपने आप को वर्ल्ड बैंक और IMF से अलग ही नहीं समझते, उन्हीं का हिस्सा समझते हैं, तो वो जाके वहाँ पर अपने अपने जगहों पे अपने अपने ठिकानों पे बैठ जाएंगे। बाकर रज़ा साहब हों या बाकी शख्सियात और भी काबिल एहतराम है, लेकिन वो उसी को अपना घर समझते हैं और थोड़े अरसे के लिए मईशत ठीक करने आते हैं और बर्बाद करके चले जाते हैं, क्योंकि वो होते उन्हीं के नुमाइंदे हैं। तो वापस जाके उन्होंने वहीं पर जो है अपना ठिकाना ढूंढना होता है।
तो अब मसला ये है कि अब वो मईशत का कोई प्लान नहीं, वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा वो IMF, मतलब IMF से बात करेंगे, IMF से बात करेंगे, IMF से बात करेंगे। तो ये तो फिर हम बताएंगे क्या करना है आप लोगों के साथ। आपको मतलब है कि तेज छुरी से ज़िबा करना है कि कौन छुरी होगी, लेकिन IMF से पूछेंगे, IMF IPPs भी IMF से पूछेंगे, ये भी IMF से, हर चीज़ IMF पे डाल दी। तो ये जो मामला है अब ये एक तो ख़राब हो रहा है, और दूसरा मामला ये है कि ये सड़कों पे आके, और ये तौहीन किसकी हुई या फैसले में ये खबर आ सकती है, जो कि डिटेल जजमेंट आएगी कि अभी तक तो वो डिसमिस करके उठे हैं ना कि हमने खारिज कर दी इसको, लेकिन इसका एक फैसला आएगा। क्या उसमें तौहीन लगेगी, तौहीन नहीं लगेगी, तहरीक इंसाफ जा रही है अदालत में कि तौहीन लगाएं कि ये रिपोर्ट कैसे दी गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि उस वक्त की जो हुकूमत है उसने 21 अरब रुपया देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुल्क के हालात ख़राब है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये उस वक्त उनका कहना था अप्रैल में तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के हालात तो दहशतगर्दी वगैरह के वाक़यात तो पेश आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ये कोई मामला तो शायद अप्रैल में उन्होंने कह दिया हम तो नहीं दे सकते पैसे और सिक्योरिटी भी नहीं फराम कर सकते। बाद में पता चल रहा है कि वो चीनी के बहरान में भी शरीक थे, वो बाकी चीज़ों में भी शरीक थे, वो ये नैब तरामीम भी कहीं हो रही थी और ये सारे मामलात हो रहे थे। तो बड़े अफसोसनाक सी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। और ये मतलब है कि अब इसके ऊपर जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये कहना है, जो इरफान सिद्दीकी साहब बार बार फरमा रहे हैं, तो ये तो हमारी हुकूमत नहीं थी, ये तो एक मुश्तरका हुकूमत थी। तो मतलब है कि इसका मतलब है कि मतलब अच्छा, अब यहाँ एक दूसरा एक इशू खड़ा है और वो ये है कि एक और मुकदमा जो है वो अपना हतमी मरहल की तरफ बढ़ रहा है तेज़ी के साथ, और वो है नैब तरामीम। और नैब तरामीम के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहबान के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े सीधे रिमार्क्स आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये नैब तरामीम जो है ये तो मतलब उनका भी जो लुब्बे लुबाब, उनका जो बात वो कह रहे हैं कि ये तो चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया, आप हमें लिस्ट फराहम करें जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए। और ये जो है ये इस बात के इम्कानात हैं कि अदालत जो है वो नैब अभी तक जो मामले चल रहे हैं और जो मुख्तलिफ माहिरीन कानून है वो ये भी कह सकते हैं कि शायद रखें, लेकिन अगर नैब तरामीम को उड़ा दिया तो उसके नतीजे में बेशुमार शख्सियात जो हैं वो फौरी तौर पे वो गिरफ़्तार भी हो जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ बिजनेस मैन हैं, मुख्तलिफ रिटायर्ड शख्सियात हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसमें जो है वो ये ज़हन में रखें कि जब मैं रिटायर्ड कह रहा हूँ तो मैं सिविल मिलिट्री के दोनों के मुकदमा जो हैं अफसरान के वो नैब के पास थे, जो बंद हुए, फिर वो खुल जाएंगे सारे दोबारा, और एक बड़े पैमाने पे दोबारा जो है वो ये सारा तहकीकात का आगाज़ हो सकता है। और उसके साथ ही नए केसेस जो कि इन 16 महीनों में बने, और वो केसेस भी जैसे शुगर का स्कैंडल और बाकी स्कैंडल्स, और ये कि रुपया कैसे ऊपर नीचे मैनिपुलेट किया गया। निगरान हुकूमत बैठी है, लेकिन ये जहन में रखें निगरान हुकूमत कि इनके दौर में भी अगर रुपया ऊपर नीचे हो रहा है और ये काबू नहीं कर पा रहे और महंगाई हो रही है, और इनके दौर में भी चोरी हो रही है, और इनके दौर में भी अगर स्मगलिंग हो रही है, और इनके दौर में भी IPPs पैसा कमा रहे हैं, तो ये मुकदमात कल इन पे भी बन सकते हैं। तो ये जहन में रखें, क्योंकि इनके अंदर भी चंद ऐसे लोग मौजूद हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब को नज़र रखनी चाहिए उन लोगों पे, और यकीनन उनको इल्म होगा जो इन माफियाज़ की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये भूल जाएं इस बात को। ये बात होती रही ना कि जी वो PDM तो बहुत ही ज़बरदस्त जनाब उनका वो, लेकिन अब जो कुछ होने वाला है ना वो मेरा ख्याल है कि मामलात ऐसे हैं, क्योंकि अवाम की आँखों में इस वक्त, लोगों की आँखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है, और ये जो बिलों का अब उनको पता चलेगा कि जी बिल मज़ीद महंगे होने जा रहे हैं। अब उनको पता चलेगा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अब उनको पता चलेगा गैस की कीमत बढ़ गई, चीनी की किल्लत मुल्क में पैदा हो गई, चीनी बाहर से आ रही है चीनी। तो ये सारे बहरान मिलके जो हैं ये एक इनका जो कैस्केड इफेक्ट है वो मुझे नहीं पता कि वो किसके सर पे ज़्यादा मलबा गिरेगा, लेकिन हुकूमत को इस वक्त जो है ये रवायती बयान से निकलना चाहिए। इनके पास पावर है, इनके पास जिम्मेदारी है, और इनको कुछ ना कुछ भली, अब ये कहना कि जी मायूसी ना फैलाएं। अगर लोग सड़कों पे खुदकुशियां कर रहे हैं और बिल जला रहे हैं और आवाम सड़कों पे हैं, तो लोगों से क्या कहा जाए कि आप रोटी नहीं है तो केक खाएं? क्या कहा जाए? लोगों से क्या बात की जाए इस वक्त?
ठीक है, लोगों के पास तो, और इनके पास भी कोई प्लान नहीं है। तो प्लान अगर नहीं है तो फिर ये धींगा मुश्ती क्यों हो रही थी कि वजीर ख़जाना किसने बनना है? नहीं है डॉक्टर नहीं साहब, तो क्या नहीं, इंतखाबात की तरफ ये नहीं धींगा जाना मुश्ती चाहिए? इसाक डार के मैं बनूंगा वजीर आज़म, वो वज़ीर तो हफीज ख़ज़ाना। साहब आके बैठ गए, नहीं मैं बनूंगा। उसके बाद वो शमशाद अख्तर साहब आ गई। हाँ। फिर मसला ये है कि ये तो इस तरह नहीं होता ना, इस तरह ऐसे तो अगर तैयारी नहीं है, वो कहते थे हमारा हमें भी नहीं पता था, हम आ गए, अच्छा बाद में आके पता, यानी मईशत का इसहाक डार साहब को नहीं पता, माशाल्लाह, वो कहते मैं तो आके पता चला, अच्छा इतना बुरा हाल है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। और वो IMF से करते करते मामला बहरहाल डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ, वो तो लेकिन उसके नतीजे में नुकसान बहुत हुआ। डिफ़ॉल्ट होने से तो मुल्क बचा, और ये एक जाहिर है कि, लेकिन उसमें ताख़ीर इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके नतीजे में और बहुत कुछ होता गया। लेकिन अब ये कि 90 दिन, अब ये इसके ऊपर तौहीन, दो बातें, तौहीन एक तो किस पे लगेगी, नहीं लगेगी तो तहरीक इंसाफ चली जाएगी, या डिटेल जजमेंट में ही तौहीन लग जाएगी। हुकूमत पे भी लग सकती है, ये साबिक हुकूमत पे, ठीक है, चंद वज़रा पे भी लग सकती है जी, जो गुजरी हुकूमत है PDM की, जिन्होंने कहा था कि हम यानी अदालत का हुक्म नहीं माना था 14 मई का, और अदालत ने फैसला दे दिया था 3 मई को। तो जिन्होंने फैसला नहीं माना था, या 4 अप्रैल का फैसला था गालिबन, उन्होंने कहा था कि आप करवाएं इलेक्शन, तो उन्होंने नहीं करवाया था। और उसके बाद एक बहस छिड़ गई थी कि 3 जज 4 जज, ये 9 जज, लार्जर बेंच, आगे पीछे सारा वो, अब खैर बहरहाल अब वो सामने आया। तो या तो तौहीन लग सकती, नहीं लगेगी तो वकला, तहरीक इंसाफ के और बाकी वकला और एसोसिएशन और ये तौहीन पे जा रहे हैं कि तौहीन साबिक वज़ीर आज़म पे लगे, चंद वज़रा पे लगे, इलेक्शन कमीशन पे लगे, ये पूरी काबीना पे लगे, ये कहीं ना कहीं तौहीन, इसमें लफ्ज़ आप सुनेंगे आने वाले दिनों में, तौहीन होने जा रही है अदालत के फैसले के ऊपर। और साथ ही नैब तरामीम के ऊपर जिस तरह मामला जा रहा है, तो ये एक एहतसाब कहें, या एहतसाब तो नहीं, ये तो वही था जो तरामीम हुई थी, तो वो दोबारा से मामला खुलने वाले हैं। तो और साथ ही हिजान है सड़कों पे, और ये जो हिजान है ये अब ज़्यादा देर तक इसको इस तरह से चलाया भी नहीं जा सकता। और वज़ीर आज़म साहब ने आज बात की है मुख्तलिफ मीडिया पर्सन से, तो उसमें उन्होंने यही बात की है कि मतलब है कि हम देख रहे हैं, कोशिश करेंगे और मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। तो हाँ, मतलब है कि फिर क्या करें, मतलब है कि इस वक्त टीवी के ऊपर यानी लोगों के घरों में एक इंतहाई बेजारी और परेशानी, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, तो इस वक्त क्या लतीफ़े सुनाए जाएँ टीवी पे बैठ के, क्या किया जाए? तो मसला ये है कि एक संजीदगी की ज़रूरत है इस वक्त हमारे अकाबरीन के अंदर, कि वो ये देखें कि रियासत मुल्क कहाँ जा रहा है। वो बैठ के बता रहे हैं कि सरमायाकारी होगी, 70 पता नहीं अरब डॉलर आ जाएंगे, 20 अरब 80 अरब आ जाएंगे, वो तो अलग प्रोजेक्ट्स हैं, वो अलग है सारा सिलसिला, वो तो रियासतों के साथ मामलात हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो क्या मनाजर जा रहे हैं, तो ये बात बड़ी मेरे ख़्याल से इस वक्त ज़िम्मेदारी है अनवर काकड़ साहब की। मेरा अपना फिर अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मेरा अंदाज़ा ये था कि वो कुछ बड़ी बड़ी माफियाज़ को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हम पकड़ने जा रहे हैं, माफियाज़ के पीछे जा रहे हैं, और मैंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और जो रिपोर्ट्स बनी थी तहरीक इंसाफ के दौर में, जिस पे वो भी अमल नहीं कर सके, और जिसके ऊपर फिर PDM ने तो क्या अमल करना था, क्योंकि उन्हीं तो वो जो है वो हम उसको पब्लिक करने लगे, गंदम, चीनी और IPP। लेकिन लगता है कि ये हुकूमत जो है ये भी मुकम्मल तौर पे बेबस है, और ये भी 90 दिन क्या, मेरे ख्याल से अब ये दुआ कर रहे होंगे कि 30 दिन में इलेक्शन हो जाए और हम जाएँ, क्योंकि इनसे नहीं संभल रहे मामला। और इसमें आप ये देखें कि आज ये बड़ा संगीन मामला है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत में नहीं पेश किया गया, और उसकी वजह जो है वो बयान ये हुई नैब की तरफ से कि उनकी जान को ख़तरा है, और कल उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई गई है। अच्छा, इससे पहले उनको पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस वक्त प्रॉपर थ्रेट्स हैं, ये ऐसे ही नहीं कि नहीं पेश हुए, कल उनको सुबह पेश किया जाएगा, और थ्रेट्स हैं। और यही जो मामला है, इसी मामले के ऊपर जो है वो कहा गया है कि जी जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको भी थ्रेट्स हैं, इसलिए उनको पेश नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ सर, ये जो इन कैमरा है ना सेशन, इन कैमरा अदालत, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते के बाद इसको साइफर केस की जो भी इसकी समात है या जो भी मुकदमा है, वो कहीं ना कहीं वो आवाम के सामने उसकी प्रोसीडिंग्स लानी पड़ेंगी, यानी लानी पड़ेंगी, या वो सेंसिटिव मामलात हों तो इन कैमरा कर लें। लेकिन कुछ उसकी वजह है कि ऐसा हुआ नहीं है, और ये
दुनिया में अच्छा भी नहीं समझा जाता कि जेल के अंदर ट्रायल हो। मतलब या तो ये है कि बहुत ही कोई ख़तरनाक दहशतगर्द, कोई अलकायदा या दाइश या कोई आप समझें कि टीटीपी के जो लोग थे या इस किस्म के कि जेल के बाहर ना निकाला जाए तो अंदर ही ट्रायल हो रहा है। अदरवाइज़ तो आप देखें कि ये इस तरह नहीं है। देखें आप याद करें ना 12 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ साहब का जब हुकूमत गई थी तो उन पर इल्ज़ाम क्या लगा था? उन पर इल्ज़ाम ही लगा था कि उन्होंने उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने आर्मी चीफ को बाहर भेजा और बाहर भेजने से पहले उनको चेयरमैन जॉइंट भी अनाउंस कर दिया। और जो बाहर थे तो यहाँ पे उन्होंने जो उस वक्त के DGISI थे उनको अनाउंस कर दिया जयाउद्दीन भट्ट साहब को कि आप आर्मी चीफ हैं। अच्छा, और उसके नतीजे में फिर तख्ता उलट गया और उन्होंने साथ ही जहाज़ उतरने नहीं दिया और वो सारे मामला हम जानते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो मुकदमा चलता था तो वो और शहबाज शरीफ साहब बाकी लोग आते थे सामने, उनको पेश किया जाता था और वो अदालत में आते थे। ठीक है, और उस वक्त की ज़ाहिर है कि तस्वीर भी हमारे जहनों में है और सब। तो ये जो जेल का ये तो इसी तरह से आप देखें कि जब वो मामला हुआ था सद्दाम हुसैन के ऊपर मुकदमा चला था, आप देखें सद्दाम हुसैन के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था इराक़ में, तो वो आखिर में भी जब वो सद्दाम हुसैन जज को वो फैसला सुनाने के बाद तो वो जज को जो कह रहा है तो वो भी दुनिया ने देखा था। तो मतलब ये देखें वो अमेरिकन के था सारा अंडर जो भी कुछ था, जज भी और सारा था, लेकिन वो उसकी जो गुफ्तगू जज के साथ है वो गुफ्तगू भी अवाम में गई और अभी तक मौजूद है। और इसी तरह से आप देखें मोहम्मद मुर्सी या बाकी यानी पूरी दुनिया में ये एक हद तक आप सिक्योरिटी के बेस पे या बाकी मामला देखिए, इसको तय करना पड़ेगा कि ये मुकदमा इन कैमरा भी है तो कहाँ कौन सी अदालत में, जेल के अंदर बड़ा मुश्किल होगा इसको खींचना, या ये है कि वहाँ पर कोई अदालत बनेगी या बनाई जाएगी या बनाई जानी चाहिए, लेकिन यह है कि ये इसको बहुत देर तक वहाँ पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। अब ब्रेक ले लें, उसके बाद ज़रा बात करते हैं कि ये फिर अब सब किस तरफ जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आके जानेंगे मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। उन्होंने जो बात की है वो एक तरह से उन्होंने कहा कि क्या सब मुफ्त ले रहे हैं बिजली, सबको हम ख़त्म कर दी जाए, वापडा को के लोगों को भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए और कोई ना कोई वो ऐलान करेंगे 24-48 घंटों। मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये इनका इशू नहीं था, ये पिछली हुकूमत इनमें मलबा डाल गई और वो जो है वो अब देखें ना कि अगले दिन पेट्रोल, लेकिन इसको कहीं रोकना चाहिए। डॉलर को ख़ास तौर पर ये वजारत ख़जाना का काम है, वजारत ख़जाना का काम है। और वो जो रिलीफ वाली बात अगर वो कल कर देती हैं कि इसके ऊपर पूरी कोई एक्सरसाइज हो रही है और हम कुछ चंद दिनों में बात करते हैं और आएंगे जल्द किसी फैसले के साथ, जो आज अनवर काकड़ साहब ने की है, तो मेरे ख्याल से कि वो सूरत हाल ना डेवलप होती जो आज तमाम रोज़ और उसका जो फॉल आउट कल भी है, परसों भी, और साथ ही अदालती मामला और ये, तो देखते हैं कि क्या रिलीफ आती है। और जाहिर सी बात है कि उसमें मतलब देखते हैं कि क्या उसमें हुकूमत कोई ना कोई इनको, मैंने आपसे कहा ना कि सिंपली ये IPPs के साथ ही अगर कहें ना कि हम कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं, ये कुछ लोग जिन्होंने घपला किया है चीनी का, इसके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट खोल रहे हैं, तो लोगों को सगुन आ जाएगी। तो महंगाई तो है लेकिन ऊपर कहीं ये अमल शुरू हो गया है कि पकड़, लेकिन वही लोग बैठे रहेंगे तो फिर चीनी को कीमत कौन कम करेगा। और ये बिजली के बिलों का इशू नहीं है ना, महंगाई एक ओवरऑल महंगाई है। अच्छा, अब और डॉलर को कौन देखेगा, तो किसी को तो आगे बढ़ के ये सारा सिलसिला करना। अच्छा, एक दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट, जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान से फिर वो चले जाएंगे G20 समिट में। चंद घंटे उनका क़याम है अभी तक जो बात की जा रही है, और वो उसके बाद वो चले जाएंगे G20 का इजलास। ये G20 का इजलास गड़बड़ हो गया है, और ये इसलिए गड़बड़ हो गया है कि इसमें एक तो प्रीमियर शी जिनपिंग नहीं आ रहा है। जब से G20 बना है कभी उसमें ऐसा नहीं हुआ कि चाइना के प्रेसिडेंट शरीक ना हुए हों। तो ये जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी इजलास में वो नहीं आ रहे, बल्कि वज़ीर आज़म जो हैं चाइना के वो आ रहे हैं। ठीक है। और वज़ीर आज़म, अच्छा प्यूटिन तो पहले ही नहीं आ रहे थे, तो वज़ीर आज़म आ रहे हैं। और वज़ीर आज़म जो हैं वो भी जो यहाँ आने से पहले, यानी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है,
वो यहाँ यानी नई दिल्ली आने से पहले जो है वो जकार्ता जाएंगे, इंडोनेशिया, और वहाँ पर जो आसियान का इजलास हो रहा है, आसियान। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आसियान यानी वो ममालिक जो कि साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, और ये जो है ये उसका इजलास हो रहा है, 43rd उसकी मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, ये आसियान मुल्क वो हैं, अच्छा पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ बनता है, वो ताल्लुक़ इसलिए बनता है कि आसियान ममालिक जो हैं ये तो कहीं मेरे ख्याल से 1967 या अर्ली 70s के अंदर ये बने, और फिर इसमें मुख्तलिफ ममालिक शामिल होने शुरू हो गए। फिर जब सर जंग ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद जो है वो इसमें मज़ीद मुल्क शामिल होते चले गए, और इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब 10 हो गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और इत्तेहाद था जिसका नाम था सीटो जी, और वो था जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं ना वो सीटो और सेंटो, सीटो और सेंटो। तो सेंटो, ये अमेरिका ने कम्युनिज्म को रोकने के लिए जो इत्तेहाद बनाए थे, एक तो नेटो था, वो चल रहा है अभी तक, बल्कि वो भी अजीब परेशानी की हालत में है, ठीक है। एक उन्होंने सेंटो बनाया था जो हम कह चुके हैं बगदाद, और वो ख़त्म हो गया था। एक उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के लिए सीटो बनाया था, और सीटो के अंदर अराकीन बड़े अजब थे। उसमें जो है सिर्फ 2 मुल्क ऐसे थे जिनका ताल्लुक ये साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक से। तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो जो मुल्क थे वो एक उनमें थाईलैंड है और एक फिलिपीन नज़र आ रहा है जो नीचे, और बाकी कौन से मुल्क थे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया, ये सीटों के मेंबर्स थे। और पाकिस्तान कि कैसा अजीब हो। अच्छा, और पाकिस्तान इसलिए था कि मशरिकी पाकिस्तान उस वक्त यानी ये उस वक्त इत्तेहाद बना था जब मशरिकी पाकिस्तान हिस्सा था। जब साने 1971 के साने के बाद फिर 1973 में पाकिस्तान इससे अलग हुआ, फिर 75 में इसमें से फ्रांस वियतनाम वॉर ख़त्म हुई तो बिल्कुल फिर वो मुल्क मतलब शिकस्त हो गई। वहाँ पर भी अमेरिकन वहाँ से निकले, फिर उसके बाद जो है वो ये ख़त्म हो गया। मतलब ये मेरे ख्याल से नाकाम तरीन जो इत्तेहाद हैं, ये बिल्कुल वो क्वाड वार टाइप नहीं जो हवा में उड़ते हुए इत्तेहाद बनते हैं हर चौथे 5वें दिन, ये उस किस्म का एक इत्तेहाद थे जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन बस वो थे। और ये ट्रूमन डॉक्ट्रिन, ये ट्रूमन डॉक्ट्रिन जिसके तहत नेटो बना था, तो उनका ये था कि नेटो की तर्ज पर ही एक मशरिक़ वस्ता में बना दिया जाए, एक वहाँ बना दिया जाए, ताकि USSR जो है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि ये ज़ाहिर है दूसरी जंग अजीम के बाद तो फिर फड्डा हो गया था ना सोवियत यूनियन के साथ, तो पहले वो इत्तेहादी थे। तो ये सारे फिर 47 के अंदर फिर इनकी मीटिंग्स हुई, 45 में जंग खत्म हो गई थी, 47 में ट्रूमन डॉक्ट्रिन सामने आए, कांग्रेस में उन्होंने बताया खड़े होकर कि हमें ये इत्तेहाद बनानी चाहिए, 49 में नेटो बन गई वो बाकी। लेकिन ये ममालिक इंपॉर्टेंट है उस वक्त से लेके आज तक। अब जो चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आ रहे, यानी इंडिया नहीं आ रहे, प्रीमियर वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आसियान के अंदर उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। एक तो यह है कि आसियान ममालिक बड़े इंपॉर्टेंट दुनिया में उनकी हैसियत बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, ज़ाहिर है पहले भी इंपॉर्टेंट थे, अब भी इंपॉर्टेंट हो गए। फिर वहाँ पे एक ईस्ट एशिया समिट ये एक साथ हो रही है, 4-5 कॉन्फ्रेंसेस एक साथ हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे ईस्ट एशिया समिट हो रही है। ईस्ट एशिया समिट जो है उसमें जो है वो 18 ममालिक हैं, ठीक है। और ये महातिर मोहम्मद साहब का आइडिया था, और उसमें जो है वो हम देखें तो उसमें आपको अमेरिका भी नज़र आ रहा है, और उसमें जो है वो चाइना भी है और भारत भी है, और ये मुल्क हैं सारे। और फिर वहाँ पे एक और इजलास हो रहा है इसी दौरान, और इंडियन ओशन रिसर्च एसोसिएशन का हो रहा है, और उसमें वो पूरे इंडियन ओशन जितने ममालिक इंडियन, यानी उसमें आप ये देखें कि उसमें कीनिया भी है सर, कीनिया यानी वो जो अफ्रीका के साथ, उसमें ओमान भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें जनूबी अफ्रीका भी, यानी पूरा बड़ा सा अगर आप देखें उसका समंदर का आप देखें जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि जो इंडियन ओशन से जो साहिल हैं ममालिक के, अगर ये हम मैप दिखा सकें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मेंबरशिप, तो वो तमाम जो
ममालिक हैं वो ओमान, यमन, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, ये सारे ममालिक जो हैं, ये सारे ममालिक इसका हिस्सा हैं, इस एसोसिएशन, इसका भी इजलास हो रहा है। तो ये सारे इजलास ख़त्म करके फिर वापस, लेकिन इस दौरान एक और बुरी खबर है। और बुरी खबर तो देखें, खबरें हैं तो उन खबरों को तो उसी तरह से कोट कर देते हैं कि उसमें अपनी बात हम कम करें, और उसमें जो हम ये देखें, जैसे ब्लूमबर्ग खबर दे रहा है, 12वीं स्लाइड अगर हम दिखा दें, इंडिया चाइना टेंशन थ्रेटन टू लीव मोदी एम्प्टी हेडेड एट G20 जो है वो बिल्कुल उन्होंने पहले से ही कह दिया कि G20 जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन एक और मामला साथ ही हुआ है। देखें, सहाफ़ियों की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पकड़ती है। ये दो सहाफ़ी थे, बल्गारिया और अमेरिका के दो सहाफ़ी, उन्होंने ये कायम की थी, ठीक है, OCCRR, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज क्राइम पकड़े थे। इन्होंने 398 लोगों को अभी तक इन्होंने तहकीकात करवाई सरकारी, पूरी दुनिया में 150 लोग हैं इसमें अब, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है। और इन्होंने 621 लोगों को अभी तक इन्होंने गिरफ्तारियां और सजाएं करवाई हैं पूरी दुनिया में, और 131 शख्सियात से इस्तीफा और $10 अरब इन्होंने दुनिया में बरामद किए। पनामा पेपर्स में भी यही ग्रुप था। अच्छा, ये जो ग्रुप है ये मुख्तलिफ, ये आप समझें कि फिर इनकी एसोसिएशन है मुख्तलिफ अखबारी पूरी दुनिया में अखबारात के साथ। जैसे पनामा पेपर्स आए थे, या इससे पहले विकी लीक्स, याद है आपको, सारे अखबारों में, दुनिया के चंद अखबारों में। अब इन्होंने जनाब आज गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में एक बम फोड़ दिया है, और वो बम ये फोड़ दिए है कि जो अदानी ग्रुप है, और साथ ही उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दी है पूरी रिपोर्ट। अदानी ग्रुप जो है उसको अब उन्होंने कहा है, अगर हम 15 स्लाइड दिखा सकें तो ये उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड फ्रेश इंसाइट इनटू एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन दैट रॉक्ड इंडियाज पावरफुल अदानी ग्रुप। अच्छा, इन्होंने जनाब ईमेल्स, उनका पूरा, अगर ये नक्शा तक बना के, ये नक्शा उन्होंने बना के दिखा दिया है कि जी ये जो विनोद अदानी है उसके दो जानने वाले जो थे, उसी के कंपनी के लोग, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस के फंड्स इस्तेमाल किए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, बड़ी तादाद में करप्शन हुई, लूटी हुई दौलत थी, सब कुछ था, और वो घपला करते 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 अदानी ग्रुप के सर के ऊपर एक बम गिर गया। अच्छा, अब इसको मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इसको दुनिया ने किस तरह देखा है आज, ठीक है। गार्डियन, सबसे पहले गार्डियन 9 स्लाइड, मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर। अपनी ही फैमिली के अंदर वो बता रहे थे कि लोग शेयर डाल रहे हैं, असल में उनके खुद अपने शेयर थे। अब खुद अदानी ग्रुप के जो दो लोग थे, अच्छा, एक शख्स का ताल्लुक खलीजी मुल्क से था, दूसरा ताइवान का था। हाँ। वो विनोद अदानी के जानने वाला, वो पैसे डाल रहे थे दोनों, और दुनिया पे शो कर रहे थे कि $430 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बाहर जो था कि ग्रुप ज्यादा नजर आया, हालांकि अंदर ही अंदर वो पैसा घुमा रहे थे, ब्लैक मनी थी सारी। तो गार्डियन ने इसको किस तरह लिखा है कि मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट, अब ये दुनिया है, ठीक है, G20 समिट होने वाली है। दुनिया रिपोर्ट सेज क्लोज एसोसिएट्स ऑफ इंडियाज अदानी ग्रुप सीक्रेटली परचेज लार्ज नंबर्स ऑफ शेयर्स। 10 स्लाइड, ठीक है। अच्छा, यहां पर फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ही आगे से लिख रहा है, एज अदानी सागा गेट्स मर्कियर इंडियाज पार्लियामेंट मस्ट स्टेप इन, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इकोनॉमिस्ट 16 स्लाइड, इंडियाज स्कैंडल हिट अदानी ग्रुप फॉर्ड्स ऑन, ठीक है। और ये पूरी दुनिया का इस वक्त जो मीडिया है वो इसके ऊपर चला गया है कि अदानी ग्रुप ने क्या। BBC, इंडियाज अदानी ग्रुप स्टंग बाय फ्रेश कंट्रोवर्सी। फाइनेंशियल टाइम्स 7 स्लाइड, UBS ब्रेक्स बैंकिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड विद 29। हाँ, ये जो है ये इन्हीं की खबर है, ठीक है। और ये रॉयटर्स, उसके बाद अदानीज फैमिलीज पार्टनर्स यूज ओपेक फंड्स टू इन्वेस्ट इन इट्स स्टॉक। अच्छा, तो ये पूरी दुनिया में फिर जनाब अदानी ग्रुप आ गया। लेकिन इसका एक और क्राइसिस है, एक और प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझ रहा हूँ। 2014 में जब वजीर आजम मोदी ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने अपनी पहली G20 समिट वो अटेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। ये उनका ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा था जिसपे अदानी उनके साथ थे, और अदानी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले की कानों में इन्वेस्टमेंट की।
और ये मैं लोगों को सिर्फ याद दिला रहा हूं कि उस एजेंडे का जब वहां पे गए वो, तो उस कॉन्फ्रेंस में वो G20 की समिट थी, पहली दफा गए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उन्होंने बात क्या की, G20 समिट, ये ज़हन में रखें, G20 समिट 2014 की ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी। अब मैं आपको इंडिया टुडे दिखा रहा हूं 14 नवंबर 2014 का, 17वीं स्लाइड। प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, और वो कह रहे हैं ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन ब्लैक मनी मेरा एजेंडा है। अच्छा जी, ये मैं आपको 14 नवंबर 2014 का मैं आपको अखबार दिखा रहा हूं, इंडिया टुडे। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स 17 नवंबर 2014। G20 ने सपोर्ट कर दिया मोदी स्पीच ऑन ब्लैक मनी। मोदी ने वहां जाके, अब मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि मैं ब्लैक मनी का खात्मा करने आ रहा हूं 2014 में। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद उसी दौरे के दौरान ये 19 स्लाइड, अदानी लाइंस अप $1 बिलियन इंडियन स्टेट बैंक लोन फॉर ऑस्ट्रेलियन कोल वेंचर। इसी में अदानी साथ था, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो, जी, वो कोयले की कानें जिसके बारे में इस साल 21 फरवरी जो 20 स्लाइड है, अदानी स्टॉक राउट लीव्स 10 of millions इन ऑस्ट्रेलियन रिटायरमेंट का पैसा भी खाया गया वहां पे। और अदानी की जो 21वीं स्लाइड है, क्वींसलैंड की कोल माइन, वो जिसमें 2014 यूएस इन्वेस्टर्स क्लेम बिगेस्ट, ये भी सारा गया, सबका सब सत्यानाश बेड़ा गर्क हो गया। और ये किस वक्त, ये मोदी साहब किस वक्त कह रहे हैं, ये मोदी साहब जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो कहते हैं कि एजेंडा ये है कि मैं अभी इलेक्शन जीत के आया हूं, तो मैं ब्लैक मनी, लूटी हुई दौलत खत्म करूंगा। और G20 से पहले पूरी दुनिया के अंदर एक बम फोड़ा गया है, ठीक है, इन दो सहाफियों की तरफ से। इनके साथ 150 का ग्रुप काम करता है पूरी दुनिया, गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स। और वो बम ये फोड़ा है कि जी अदानी ग्रुप ने, मतलब वो जो पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी वो बिल्कुल ठीक थी, मजीद गड़बड़, स्टॉक गिर गई, मजीद गड़बड़ हुई, लूटी हुई दौलत, ये वो हैं सारे जो अदानी की वजह से, गुजरात से ताल्लुक तो वो उनके साथ ही, फिर वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो राफेल तैयारों में भी नाम इनका आता है, कभी कहीं नाम आता है, कभी कहीं ना। तो अब वो मोदी साहब ने इनके साथ घूमना छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद अब ये मसला इतना बढ़ के दुनिया में आ गया, और वो भी G20 से पहले। बिल्कुल सर। तो ये मेरा ख्याल है कि अब ये बड़े अजीब सी मामलात हो रहे हैं। प्रेसिडेंट अर्दोगन जो हैं वो 4 तारीख को रशिया जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ताकि वो गंदम की डील, वो 4 तारीख, अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर टर्की के फिदन, वो मौजूद हैं मॉस्को में, और वो गंदम की एक नई डील करने जा रहे हैं। लेकिन ये G20 समिट जो है, अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें पुतिन भी नहीं आ रहे, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे, बाकी लोग, और वो सारे आसियान में लोग मिल रहे हैं, वहाँ पर और भी बहुत सारी समिट्स हो रही हैं। तो ये कि अब ये इसमें से क्या निकलेगा, और ये वो मैप अपनी जगह पे मौजूद है जो उन्होंने जारी किया, चाइना का मैप अपनी जगह मौजूद है, वो असर्ट चाइना उससे वो बिल्कुल वही मैप है, पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन चाइना के वज़ीर आज़म कुछ ना कुछ तो बोलेंगे नई दिल्ली में, तो बड़े इंटरेस्टिंग दिन है आने वाले दिनों में, डिप्लोमेसी और ख़ित्ते और आलमी वाक़यात पे। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।